हेलो एवरीवन। आज से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इस सीरीज़ में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अभी जो नए बच्चे लॉ पढ़ना शुरू किए हैं उनके लिए है और जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत छोटी-छोटी चीज़ें बहुत आसान लैंग्वेज में बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या डिसाइड करता है आखिर? तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्धारित करता है कि अदालत में कौन सा साक्ष्य स्वीकार किया जाएगा और किस प्रकार उसे प्रस्तुत किया जाएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर साक्ष्य का मतलब समझेंगे। साक्ष्य का अर्थ क्या है? हिंदी में अगर कहें तो साक्ष्य शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के साक्षी से बनी है। संस्कृत के साक्षी से बना है, जिसका अर्थ है जो प्रत्यक्ष रूप से देखकर सत्य बता दे, जो स्पष्ट बताया जाए, जिससे स्पष्ट हो जाए कि हाँ, ए ने ही बी का मर्डर किया है। ए ने ही बी का मर्डर किया है, तो हम कंफर्म कैसे करेंगे? तो वो कंफर्मेशन हम जो है वो एविडेंस के थ्रू करेंगे। तो एविडेंस क्या है? एविडेंस एक ज़रिया है सच को पता लगाने का। आखिर सच क्या है? कंफर्म करने का कि ए ने ही ऑफेंस कमिट किया है, ए ने ही बी का मर्डर किया है, ए ने ही बी के घर में चोरी की है, या कोई भी एग्जैक्ट ऑफेंस हो गया। तो ये कंफर्मेशन करने के लिए कि ए ने ही बी के मर्डर किया है, ए ने ही ऑफेंस कमिट किया है, ये कंफर्म करने के लिए हम साक्ष्य की मदद लेते हैं। तो अगर मैं साधारण भाषा में कहूँ तो साक्ष्य क्या है? तो साक्ष्य एक माध्यम है जिसके द्वारा न्यायालय के समक्ष सत्य को स्पष्ट रूप से दिखाई दे या सत्य को स्पष्ट रूप से बताने का ज़रिया ही साक्ष्य कहलाता है। अगर मैं एविडेंस इंग्लिश वर्ड की बात करूँ तो एविडेंस शब्द लैटिन के एविडेंशिया से अराइज हुआ है, जिसका भी अर्थ यही है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जो स्पष्ट कर दे कि क्राइम इसी ने कमिट किया है। क्राइम का कंफर्मेशन रूप से सच का पता लगाने के लिए कि किसने क्राइम कमिट किया है, किसने ऑफेंस कमिट किया है। आगे हम जानेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो स्पेसिफिकली भारतीय साक्ष्य अधिनियम की परिभाषा सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के क्लोज ई में बताया गया है। इसकी स्पेसिफिकली परिभाषा दी गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं। अभिप्रेत और एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये इंक्लूड भी करती है चीज़ों को और उस साक्ष्य का मतलब भी बताती है। तो साक्ष्य दो टाइप होते हैं साक्ष्य के, एक मौखिक साक्ष्य और एक होता है दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य के अंतर्गत गवाहों द्वारा दी गई सभी कथन, जो भी जितने भी स्टेटमेंट देते हैं वो स्टेटमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो मौखिक हो या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाने का मकसद ही यह है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि पहले जो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट था, जो कि पहले था, जो इसको रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लाया गया। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि पुराना जो लॉ है, जो डॉक्यूमेंट और ओरल साक्ष्य पर ही बेस्ड था, उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस की कोई बात नहीं की गई थी। तो उसको इंक्लूड करने के लिए ही मेन पर्पस था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया गया, और काफ़ी पर्पस है जो हम बाद में इसकी डिस्कस करेंगे। तो मौखिक साक्ष्य क्या है? वो सभी कथन जो गवाहों द्वारा दिए गए हैं, जो बोलकर दिए गए हैं, या तो मौखिक हो सकते हैं या वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी मौखिक तरीके से दिए जाने चाहिए, जैसे कि वीडियो कॉल पर या ऑडियो या कॉल पर, या फिर कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई है तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कहे जाएंगे। ठीक है। अब हम इसमें एक शर्त भी बताई है कि वो सारे जो एविडेंस है, जो भी ओरल एविडेंस दिए जा रहे हैं, वो न्यायालय की अनुज्ञा से दिए जाने चाहिए। मतलब न्यायालय उसको परमिट करता है तभी वो एविडेंस दिए जाएंगे और न्यायालय के समक्ष दिए जाने चाहिए। और ऐसे साक्ष्य है वो डिपेंड होना चाहिए फैक्ट इन इशू से, यानी कि कनेक्टेड होना चाहिए फैक्ट इन इशू से। मेन जो मुद्दा है, जैसे ए ने बी का मर्डर किया है, तो ये मर्डर एक मुद्दा है, एक डिस्प्यूट है, तो इसके रिगार्डिंग ही हमें एविडेंस देना है।
हम ऐसे नहीं कि इर्रिलेवेंट चीज़ें ही बात कर रहे हैं। यहाँ ए ने बी का मर्डर कर दिया और हम बोल रहे हैं मिर्ची के भाव इतने हो गए, तो ये तो बहुत ही इर्रिलेवेंट सब्जेक्ट हो गया ना, इर्रिलेवेंट मैटर हो गया। तो इसके रिलेवेंट में ही हमें ओरल एविडेंस देना है। और अब हम पर जाते हैं दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य क्या होता है? दस्तावेजी साक्ष्य जो रिटन तरीके से लिखे हों, यानी कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज शामिल हैं। मतलब कि जिससे डॉक्यूमेंट हो गया, कोई मार्कशीट हो गई है, या कोई भी रिटर्न में जो चीज़ें हैं वो न्यायालय को एक इंस्पेक्शन के लिए दिए जाना ही दस्तावेजी साक्ष्य है। और ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल दस्तावेजों को भी, जैसे कि ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, कोई ट्वीट हो गया, या फिर कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटली दस्तावेजी फॉर्म में दिया गया है, वो सब चीज़ें कहाँ आ जाएगी? दस्तावेजी साक्ष्य में। तो हमने क्या देखा? मौखिक साक्ष्य देखा, दस्तावेजी साक्ष्य देखा। साक्ष्य के दो प्रकार बताए गए हैं, मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य। मौखिक साक्ष्य में वो सारे एविडेंस जो भी विटनेस के स्टेटमेंट के थ्रू आते हैं, वो सारे जो एविडेंस है वो मौखिक कहलाते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटली भी इंक्लूड है। और दस्तावेजी साक्ष्य में जो कि कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए दिए जाते हैं, जो कि रिटन फॉर्म में होते हैं स्पेसिफिकली, वो सब इंक्लूड किए जाते हैं। अगर इसी को हम इंग्लिश में देखे जाए एविडेंस के लिए डेफिनेशन को, तो ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि सारे स्टेटमेंट ये इंक्लूड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट्स को भी, विच इज़ द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड, जो कि कोर्ट परमिट करती है, जिन जिन एविडेंस को कोर्ट परमिशन दे रही है वही सिर्फ दिए जाएंगे, अन्यथा दूसरे नहीं दिए जाएंगे। टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस इन रिलेशन टू मैटर, विटनेसेस के द्वारा दिए जाने चाहिए पहली बात। और वो किसके रिलेशन में होना चाहिए? वो उसी मैटर के रिलेशन में होना चाहिए जो डिस्प्यूट चल रहा है, उसी के रिगार्डिंग होना चाहिए। इर्रिलेवेंट जो स्टेटमेंट है वो नहीं दिए जाएंगे। ऑफ फैक्ट अंडर इंक्वायरी एंड स्टेटमेंट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस, जो भी इंक्वायरी चल रही है उसी के दौरान जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो ओरल एविडेंस कहलाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट एविडेंस को भी डिफाइन किया है। ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी इंक्लूड किया गया है। प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट को देखने के लिए, कोर्ट को निरीक्षण करने के लिए जो एविडेंस दिए जा रहे हैं। एंड सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो ऐसे जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाए जाएंगे। हम ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एक अलग से पूरा सेक्शन है, पूरा अलग पोर्शन है, हम उसको आगे चल के बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तो आई होप आपको एविडेंस की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उद्देश्य क्या है, आखिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लाया क्यों गया। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना, मतलब कि एक ही बुक में सभी चीज़ों को कंटेन कर लेना, जो भी थ्योरीज है, जो भी रूल्स है, साक्ष्य के रिगार्डिंग जो भी रूल्स हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लेना ही इनका मेन मकसद है। अगर अलग अलग बुक्स में इसको डिफ़ाइन कर लेंगे या फिर उसके रूल्स को अलग अलग जगह बता देंगे, तो ये कोर्ट के लिए भी बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी और बहुत कंफ्यूजिंग प्रोसीजर हो जाएगी। इसीलिए ज़रूरी है इसका समेकन किया जाए, एक रूल बुक बनाया जाए। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हम साक्ष्यों की रूल बुक कह सकते हैं। सेकेंड इसका है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन एंड डिजिटल एविडेंस। भारतीय साक्ष्य अधिनियम को रिप्लेस किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट से। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में लाया गया और इसका जो मेन मकसद है वो यही है कि आधुनिकीकरण, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, बढ़ती टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इन सब को लाना बहुत ही मैंडेटरी हो गया था, जो डिजिटल एविडेंस है और इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि जैसे कि हम व्हाट्सएप पे कोई चैट कर रहे हैं, हम ईमेल पे थ्रू कर रहे हैं, और आजकल हम सब कुछ ईमेल, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टा, सब कुछ इसी से हमारी जो डेली लाइफ है जो चलती है। तो इसीलिए इन सबको इसमें लाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। मॉडर्नाइजेशन बहुत ही ज़रूरी हो गया था, इसीलिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम को इंट्रोड्यूस किया गया, ये मकसद था उसका। तीसरा है न्यायिक प्रक्रिया को सरल और निष्पक्ष बनाना।
अगर एक ही रूल बुक होगी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कोडिफाइड चीज़ें होंगी, तो कोर्ट के लिए भी आसानी होगी, एडवोकेट्स के लिए भी आसानी होगी और लॉ स्टूडेंट को भी पढ़ने में आसान रहेगा। सिंपल सी बात। चौथा है इसका सबूत का भार निर्धारित करना। अब हम ये जानेंगे कि दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो जो अब ये कोर्ट ट्रायल चल रही है यहाँ पर। ट्रायल में अब सबूत का भार किस पे होगा? इनमें से साबित कौन करेगा कि मैं बेगुनाह हूँ, इसने मर्डर किया है या ये इस पर्सन ने ही मारा है, तो ये साबित कौन करेगा? तो वो बताता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबूत का भार से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है जो कि बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कब शिफ्ट होगा, कब किसको साबित करना है, इनिशियल फेज में किसको साबित करना है, ये सब भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताता है। साक्ष्य अगला है साक्ष्य की स्वीकार्यता तय करना, मतलब कौन से एविडेंस जो है वो एडमिसल होंगे। कोर्ट अब हर चीज़ को तो एडमिसेबल नहीं बना सकती, हर चीज़ को कोर्ट एविडेंस के रूप में तो ग्रहण नहीं कर सकती। तो इसीलिए स्पेसिफिकली चीज़ें बताई हैं यहाँ पर, स्पेसिफिकली बताया है कि कौन से एविडेंस जो है वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, कौन तो रिलेवेंट एविडेंस एक्सेप्ट करेगी, उसके अलावा कौन से एविडेंस होंगे जो कोर्ट एक्सेप्ट करेगी, उसको स्पेसिफिकली बताना ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य था। इससे ही बहुत सारे उद्देश्य जो आपको आगे चैप्टर को पढ़ते 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 पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर हो जाएगी। यहाँ पर हम एक और मेन चीज़ को समझने वाले हैं, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि बीए से बीएनएस और बीएनएसएस से कैसे कनेक्टेड है, तो मैं इन तीनों का कनेक्शन बताऊंगी। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पर जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बताना चाहूँगी। जैसे बीएनएस है, तो बीएनएस क्या करता है? बीएनएस ऑफेंस को डिफाइन करता है और उसकी पनिशमेंट को बताता है, मतलब कि उसके दंड के बारे में बताता है और ऑफेंस को डिफाइन कर देता है। तो ये डेस्टिनेशन हो गई कि हमें कहाँ पर जाना है। तो हमें जैसे ए ने बी का मर्डर किया है, तो हमें प्रूफ तो क्या करना है कि मर्डर हुआ है, तो ए ने ही बी का मर्डर किया है, हमें ये प्रूफ करना है। लेकिन इसके बाद की प्रोसीडिंग क्या हो गया? ए ने बी का मर्डर कर दिया, तो ये तो चले गया बीएनएस में कि मर्डर तो डिफाइन है यहाँ पर और उसकी पनिशमेंट भी बताई गई है। लेकिन ए ने मर्डर किया, उसके बाद पुलिस अरेस्ट करेगी, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद ट्रायल चलेगी, तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आएगी? तो ये सब चीज़ें आएगी बीएनएसएस के अंदर। तो बीएनएसएस एक कार की तरह काम करती है, एक व्हीकल की तरह काम करती है। लेकिन अगर अब जैसे कि हमें डेस्टिनेशन पे जाना है, तो हम किसी व्हीकल के थ्रू चले जाएंगे कि अपने डेस्टिनेशन पे जाना है तो। लेकिन अगर व्हीकल में पेट्रोल ही ना हो तो क्या गाड़ी चल पाएगी? क्या हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे? तो जो गाड़ी में पेट्रोल का काम करता है बीएसए, सिर्फ बीएनएसएस भी हो गया कि चलो प्रोसीजर बता दी। लेकिन अगर ये हम कंफर्म ही नहीं कर पाए कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, तो क्या ये जो ट्रायल है वो फेयर ट्रायल कहलाएगी? क्या ए के साथ जस्टिस हो पाएगा? तो ए के जस्टिस को सेव करने के लिए हम बीएसए का यूज़ करते हैं। मैंने जैसे पहले ही बताया था, बीएसए मीडियम है, तो तीनों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। बीएनएस ऑफेंस ऑफेंस को डिफाइन करता है, उसके रिगार्डिंग जो पनिशमेंट है वो बताता है। ये प्रोसीजर लॉ नहीं है, ये सब्सटेंटिव लॉ है। बीएनएसएस जो है वो प्रोसीजर लॉ है और जो बीएसए है वो यहाँ पर प्रूफ करने का काम करता है, कंफर्म करने का काम करता है कि ए ने ही बी का मर्डर किया है, ए ने ही चोरी करी है, ए ने ही कोई ऑफेंस कमिट किया है, ये कंफर्म करने के लिए। और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है जो एक्यूज पर्सन है, उसके राइट को सेव करने का काम भी बीएसए ही करता है। विदाउट बीएसए प्रोसीजर एक फेयर प्रोसीजर नहीं कहलाएगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको पूरा ओवरव्यू बताने वाली हूँ बीएसए का, और उसके बाद फिर हम डेफिनेशन को कवर करेंगे, फिर आगे आगे चैप्टर को हम पूरा कवर करते जाएंगे। तो बने रहे हमारे इस सीरीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।